हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेएसएम क्लासेस। तो दोस्तों हम स्टार्ट कर चुके हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। उसकी 2-3 क्लासेस भी आपने देख ली होंगी और उसका हम दोस्तों आगे देखते हैं। और उसके बाद इसमें आता है दोस्तों प्राइवेट कंपनीज। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इस क्लासेस में दोस्तों पहले मैं बता दूं, हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, प्राइवेट कंपनी के कुछ और प्रोविजंस और प्राइवेट कंपनी के कंप्लायंसेस। उसके बाद दोस्तों हम स्मॉल कंपनी की बात करेंगे, डेफिनेशन और उसके कंप्लायंसेस। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे स्टार्टअप कंपनी क्या होती है, एनबीएफसी कंपनी क्या होती है, डोरमेंट कंपनी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है, एसोसिएट कंपनी या फिर ज्वाइंट वेंचर कंपनी क्या होती है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के कुछ हम केसेस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों टाइप्स ऑफ कंपनी नाम का ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, यानी कि उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनका प्रोसेस क्या होगा, रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ओपीसी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो दोस्तों क्लासेस कैसी लग रही हैं और मुझे अपनी फीडबैक देते रहें। और हम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई आपको इम्प्रूवमेंट लगता है तो उसके रिगार्डिंग भी जरूर कमेंट करें। ठीक है, चाहे वो किसी भी बात के रिगार्डिंग हो। ठीक है, और दोस्तों आने वाले टाइम में हम एफएम के रिगार्डिंग भी सोच रहे हैं कि आपको क्लास प्रोवाइड करें। तो एफएम के कितने बच्चे रेडी हैं क्लासेस लेने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, तो कमेंट जरूर करें अगर आप एफएम का भी लेना चाहते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं प्राइवेट कंपनी को। तो ये है, मैं पेन ले लेता हूँ। यह एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनी एक्ट, प्राइवेट कंपनी मीन्स, उन्होंने कुछ बताया है। प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी, कोई कंपनी है, हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, कितनी शेयर कैपिटल, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स, विच बाय इट्स आर्टिकल्स क्या करेगी, विच बाय इट्स आर्टिकल्स कुछ उसने लिमिट लगा दी है। यानी कह रहा है कि एज पर 2 सबसेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है, ए कंपनी विच हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल, कितनी मिनिमम, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी दोस्तों पहले यहाँ पर 1 लाख रुपए की मिनिमम कैपिटल थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में, जब कंपनी एक्ट 2013 आया था। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद में यानी कि 2015 में एक अमेंडमेंट आई और इसकी 1 लाख रुपए की कैपिटल को हटा दिया गया। अब यहाँ पर मिनिमम कैपिटल के नाम पर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पर कुछ कैपिटल वो रख सकती है, लेकिन अभी तक कोई भी इसके रिगार्डिंग अपडेट नहीं है। तो यहाँ पर कोई मिनिमम कैपिटल की लिमिट नहीं है, आप चाहें तो 100 रुपए से या 1000 रुपए से भी अपनी कंपनी बना सकते हैं। और एक तो ये कंडीशन होगी, और दूसरी है एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट। दोस्तों 2 वर्ड होते हैं, एक होता है रिस्ट्रिक्ट और एक होता है प्रोहिबिट। ठीक है, प्रोहिबिट, दोनों का मतलब समझ लेते हैं। मान लो आपके फादर ने आपसे कहा कि तुम्हें रिस्ट्रिक्शन है घर से निकलने में। रिस्ट्रिक्शन का मतलब, रिस्ट्रिक्शन है तुम्हें घर से निकलने में कि तुम सिर्फ शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच ही घर से जा सकते हो, उससे पहले नहीं। इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन, यानी कि हमने कुछ लिमिट लगा दी है वहां पर, इसका बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन। और अगर आपके फादर ने कहा कि आप अकेले बिल्कुल भी घूमने के पर्पज से नहीं जाओगे जब तक कि आपके साथ आपका कोई फैमिली मेंबर बड़ा साथ में नहीं होता है, तो यानी अकेले जाने पर बिल्कुल ही रोक लगा दी, बिल्कुल बंद कर दिया। ये हो गया प्रोहिबिशन, यानी आपके ऊपर घर से बाहर निकलने में प्रोहिबिट कर दिया आपको। ठीक है, प्रोहिबिट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी, लिमिट लगा दी, उसकी इस टाइम से इस टाइम ही जा सकते हो। तो दोनों में अंतर आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसने, कंपनी ने अपने आर्टिकल में क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई है, राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स, यानी लिमिट लगा दी किस पे, राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अभी हम कंपनी के केस में पढ़ के आए थे कि कंपनी का एडवांटेज क्या है कि कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो लिमिट लगा रहा है। लिमिट का मतलब दोस्तों ये प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी के केस में लिमिट लगाना जरूरी होता है, क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं वो लिमिटेड हो सकते हैं। तो लिमिट क्या लगाई गई है मैं आपको बता देता हूँ। लिमिट ये है कि जब भी आप प्राइवेट कंपनी के मेंबर हैं, मान लो आप अपने शेयर दोस्तों सेल करना चाहते हैं, तो आप कंपनी को अप्लाई करेंगे। आपने कंपनी को बोला कि सर मेरे पास जो 100 शेयर थे मैं उनको सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने कंपनी में
अप्लाई किया, डायरेक्टर को बोला कि सर मेरे पास जो 100 शेयर थे मैं उनको सेल करना चाहता हूँ। किसको सेल करना चाहता हूँ कि कोई मेरा जानता है मिस्टर सी है, मैं उसको सेल करना चाहता हूँ। कंपनी ने क्या कहा, नो तुम सेल नहीं कर सकते। कंपनी ने मना कर दिया, ठीक है, डिनाई कर दिया। क्यों सेल नहीं कर सकते? क्या बिल्कुल सेल नहीं कर सकते या उस पर्सन को नहीं कर सकते? उस पर्सन को नहीं कर सकते। कंपनी ने कहा कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कुछ रेस्ट्रिक्शन आपके ट्रांसफर करने पर लगा सकते हैं। किस तरीके की रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आप फर्स्ट टाइम किसी दूसरे पर्सन को, मतलब एक तो ये है कि हम मना कर सकते हैं, हमारे पास राइट है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप सबसे पहले जो हमारी कंपनी के अदर मेंबर हैं, अदर शेयर होल्डर हैं, आप शेयर, उनको ऑफर दीजिए कि क्या आप में से कोई मेरे शेयर परचेज करना चाहता है। अगर कोई कंपनी का शेयर होल्डर ही परचेज करना चाहता है तो आप उसे प्रेफरेंस देंगे, उसे ही अपने शेयर सेल करेंगे। अगर मान लो कंपनी का कोई शेयर इंटरेस्टेड ही नहीं है मेरे शेयर में, तभी आप बाहर वाले किसी दूसरे पर्सन को अपने शेयर्स देंगे, ठीक है। पहली कंडीशन ये होगी। एक्सेप्ट, दूसरी कंडीशन है एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, ठीक है। ये कह रहा है कि ओपीसी को छोड़ करके सभी प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ प्रोविजो दिया है। दोस्तों जब भी प्रोवाइडेड दैट लिखा हो इसका मतलब प्रोविजो दे रखा है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट ज्वाइंट शेयर होल्डर्स काउंटेड एज वन, यानी कि अगर मेरे पास और मेरी वाइफ के पास कंपनी के कितने हैं दोस्तों, 100 शेयर हैं, तो शेयर होल्डर जब हम काउंट करेंगे तो हम दोनों को दो नहीं काउंट किया जाएगा, एक ही काउंट किया जाएगा। अगर हमने जो शेयर हेल्ड किए हैं एज ए ज्वाइंट शेयर होल्डर हेल्ड किए हुए हैं, अगर हम दोनों ने इंडिविजुअली अलग अलग परचेज किए हुए हैं तो उस केस में हम दोनों को अलग अलग काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर हमने ज्वाइंट शेयर होल्डर, जैसे ज्वाइंट बैंक अकाउंट होता है वैसे ही ज्वाइंटली आप शेयर भी परचेज कर सकते हैं। अगर हमने ज्वाइंटली किया हुआ है तो उस केस में हमें एक ही पर्सन काउंट किया जाएगा। कि यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर की बात कर रहा है 200 या फिर वो पर्सन जिनके पास कंपनी के शेयर हैं, तो यहाँ पर वो पर्सन जिनके पास कंपनी के शेयर है। शेयर कैपिटल या नंबर ऑफ शेयर की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। कितने भी आप शेयर इशू कर सकते हैं, कितनी भी अपनी कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर या अमाउंट ऑफ कैपिटल पर यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ पर्सन पर लिमिट लगाई है। क्यों लिमिट लगाई है? क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, अगर आप ज्यादा लोगों को शेयर इशू करना चाहते हैं तो आप पब्लिक लिमिटेड में आ जाइए ना, ठीक है। तो कुछ लिमिट लगाएगी नहीं, एक दायरा बना दो कि प्राइवेट का मतलब थोड़ा सा प्राइवेट लोग है, तो प्राइवेट का मतलब 200 लोगों तक इन्होंने प्राइवेट समझा है, ठीक है। और एक और प्रोविजन देखा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन्स इन एम्प्लॉयमेंट एंड एक्स एम्प्लॉइज continued to be member after termination of employee should not be included in the number of members। ये कह रहा है कि ये जो 200 मेंबर की हमने यहाँ पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में लिखा है, एक्सेप्शन 2 में, कि प्राइवेट लिमिटेड के केस में 200 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं। उन 200 मेंबर में अगर हमने कुछ शेयर कंपनी के एम्प्लॉय को इशू किए हैं ईसोप के अंडर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के अंडर, या फिर जो एक होता है स्वीट इक्विटी शेयर, या फिर उसके अंदर, तो जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनको शेयर होल्डर की काउंटिंग में काउंट नहीं किया जाएगा। कौन कौन से? एक तो जो कंपनी के करंट में एम्प्लॉय हैं, यानी कि पर्सन इन एम्प्लॉयमेंट, जो अभी करंट में कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनको मान लो हमने इशू किया है, और एक्स एम्प्लॉय, कंपनी के पुराने एम्प्लॉय जिनको हमने 10 साल पहले इशू किया था, लेकिन उन्होंने अभी 2 साल पहले या कभी भी जॉब छोड़ दी, लेकिन आज के टाइम पे वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर आज भी हैं, तो उनको भी हम 200 मेंबर की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। उनसे अलग, यानी कि कंपनी के एम्प्लॉय से अलग 200 मेंबर, यानी 200 पर्सन की यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं, ना कि कैपिटल या नंबर ऑफ शेयर की, उनसे अलग होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों? प्रोहिबिट, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ गया, प्रोहिबिट वर्ड आ गया है, जो मैंने ऊपर आपको बताया था। प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन, कलर चेंज कर देंगे, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन, ठीक है। प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, यानी ये कह रहा है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिकली अपनी सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं करेगी पब्लिकली। जैसे कि मान लो, जैसे आपने देखा होगा अभी काफी सारे आईपीओ आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि नाम में क्या है, पब्लिक ऑफर है।
और यहाँ पर क्या गया, प्रोहिबिट कर दिया, यानी बिल्कुल मना कर दिया एनी इन्विटेशन, यानी कोई भी आप पब्लिक ऑफर दोगे ही नहीं। टू सब्सक्राइब, ये भी देख सकते हैं एनी सिक्योरिटी, दोस्तों किसी भी प्रकार की अपनी सिक्योरिटी इश्यू करने के लिए पब्लिक ऑफर तो देगी ही नहीं अगर वो प्राइवेट कंपनी है। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसा कुछ कर दिया, यानी कि इन तीनों कंडीशन में से कुछ कंडीशन तोड़ दी, तो क्या हो जाएगा? अगर पर्सन तोड़ेगा जो मेंबर है तो कंपनी मना करेगी तो कंपनी ठीक है, लेकिन अगर कंपनी ही तोड़ रही है, कंपनी ने मान लो जो कोई शेयर होल्डर शेयर ट्रांसफर करना चाह रहा है और कंपनी ने पहले उसको बोला ही नहीं कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आप ऑफर दो, उसने किसी थर्ड पार्टी को डायरेक्टली सेल कर दिया और कंपनी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, तो कंपनी ने अपने जो आर्टिकल की कंडीशन थी उनको ब्रीच कर दिया, उनको तोड़ दिया। तो अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन कंपनी अपने आर्टिकल्स की नहीं मानती है, तो कंपनी उसी टाइम से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होगी, उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी मान लिया जाएगा और फिर उसको सारे के सारे कंप्लायंसेस, सारे के सारे पेमेंट फीस किसके अकॉर्डिंग देने होंगे दोस्तों? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अकॉर्डिंग देने होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अदर प्रोविजन ऑफ प्राइवेट कंपनी। अदर प्रोविजन में क्या है देख लेते हैं। Only the number of members limited to 200। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये कह रहा है ओनली द नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिटेड टू 200। ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मेंबर ही 200 हो सकते हैं मैक्सिमम, यानी कि जो लिमिट 200 की है, जो डेफिनेशन में 268 में दी गई थी, सिर्फ नंबर ऑफ मेंबर्स की वो लिमिट थी, ना कि किसी और तरह के सिक्योरिटी होल्डर के पास। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कंपनी अगर अपने डिवेंचर इश्यू कर रही है तो जो डिवेंचर होल्डर है वो 200 से ज्यादा हो सकते हैं? आंसर इज यस, हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोविजन में कहा गया है कि जो लिमिट है 200 की वो किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए, ना कि इन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी होल्डर बोला है। ठीक है, अगला प्रोविजन देखते हैं। प्राइवेट कंपनी में इश्यू डिवेंचर्स टू एनी नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि 200 जो लोगों की जो लिमिट थी वो किसकी थी दोस्तों? सिर्फ मेंबर्स की वो लिमिट थी। इसका मतलब क्या है कि जो डिवेंचर होल्डर है वो 200 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है। और दोस्तों द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड मस्ट बी एडेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम, यानी कि कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड बन रही है तो उसके आखिर में एक प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होना होगा। और हम दोस्तों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, प्राइवेट कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पज, यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो लॉ में अलाउड हो। ठीक है, बाय 2 और मोर पर्सन बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द मेमोरेंडम। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी की तरह रजिस्टर हो रही है तो उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। अगर पब्लिक लिमिटेड के लिए हो रही है तो 3 डायरेक्टर, और अगर ओपीसी के लिए हो रही है तो दोस्तों 1 डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, एज पर प्रोविजन टू सेक्शन 14(1), अगर कंपनी इफ ए कंपनी बीइंग प्राइवेट कंपनी ऑल्टर्स इट्स आर्टिकल in such manner that no longer include the restriction and limitation, ये कह रहा है या तो इसने ब्रिज कर दिया, इन कंडीशन को दरकिनार करके वो प्रोविजन इन कंडीशन वाला काम कर दिया, या फिर इसने अपने आर्टिकल को ऑल्टर का मतलब होता है चेंज कर दिया। किस तरीके से चेंज कर दिया कि जो वो 3 कंडीशन थी अब वो इनके आर्टिकल में नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनका जो स्टेटस है, सच कंपनी सेल एज फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज, सीज का मतलब बंद हो जाएगी, टू बी ए प्राइवेट कंपनी, यानी जिस दिन से उन्होंने उन कंडीशन को अपने आर्टिकल से हटा दिया है या चेंज कर दिया है, उसी टाइम से, उस डेट से अब उस कंपनी का जो रिकॉग्निशन है वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगा, उसको क्या मान लिया जाएगा? पब्लिक लिमिटेड कंपनी मान लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन और प्राइवेट कंपनी। अब हमने प्राइवेट कंपनी के ऊपर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जिसका आंसर आपको देना है। अगर आपका आंसर सही है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। कैन मेक इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब डिवेंचर्स। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा जो लिमिट थी 200 की वो किसके लिए थी? नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी पब्लिकली इन्विटेशन कर सकती है किसके लिए? डिवेंचर के लिए। क्या बोलते हैं आप? ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क ये देख सकते हैं लगा हुआ है। तो आपने क्या आंसर दिया जल्दी बताइए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मैं कहता हूं
द आंसर इज नो। ठीक है, इसका आंसर क्या है? नो। क्योंकि कंपनी की जो तीसरी कंडीशन थी उसमें साफ साफ बोला गया था कि कंपनी किसी भी प्रकार का पब्लिक इनविटेशन नहीं दे सकती है, किसी भी प्रकार की एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। तो एनी टाइप में डिवेंचर भी आ गया हमारा। ठीक है, तो पब्लिकली ना डिवेंचर के लिए, ना शेयर के लिए, ना बॉन्ड्स के लिए, किसी के लिए भी ये इनविटेशन या ऑफर दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ए कंपनी बिकम मेंबर? क्या कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मेंबर बन सकती है? यानी कि अगर हम कोई नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाह रहे हैं तब कोई और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उस कंपनी की मेंबर बन सकती है? बताइए क्या इसका आंसर होगा दोस्तों? तो कमेंट कर दीजिए, मैं बाद में आपका रिप्लाई करूंगा और नेक्स्ट क्लास में आपका नाम भी लिया जाएगा। तो कैन ए कंपनी बिकम मेंबर? द आंसर इज यस, क्योंकि कंपनी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक पर्सन है। तो कंपनी किसी और, चाहे तो वो क्या है, कॉर्पोरेट पर्सन है या नेचुरल पर्सन के साथ मिलकर के कंपनी बना सकती है। लेकिन हाँ, अगर ओपीसी की बात है तो ओपीसी सिर्फ नेचुरल पर्सन ही बना सकता है, एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बना सकती है। कैन पार्टनरशिप फर्म बिकम मेंबर? तो आपने देखा होगा दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म क्या है? एक पर्सन, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है, यानी लॉ की नजर में उसको एक लीगल आइडेंटिटी नहीं बनाया गया है, स्पेशली कंपनीज एक्ट के अंदर। तो आपका आंसर क्या है? कमेंट कर दीजिए। द आंसर इज नो। कंपनी खुद किसी और के साथ मिलके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं बना सकती है। लेकिन हाँ, इसके जो मेंबर्स हैं वो किसी और कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। कैन एचयूएफ बिकम मेंबर? तो इसका मतलब ये दोस्तों, क्योंकि ये सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ इनकम टैक्स के लिए है, लेकिन कंपनी एक्ट के अंडर नहीं है। तो ये भी आपका आंसर क्या है? कमेंट कर दीजिए। तो ये भी नहीं बन सकती है मेंबर, लेकिन हाँ, इसका जो कर्ता है वो मेंबर बन सकता है इंडिविजुअली। कैन प्राइवेट कंपनी बी इनकॉर्पोरेटेड विद जीरो कैपिटल? दोस्तों आपने डेफिनेशन में देखा होगा, मिनिमम कैपिटल कुछ भी नहीं है, दिया ही नहीं है। यानी क्या डेफिनेशन है? प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज मिनिमम कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, लेकिन कोई भी कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं है। तो इसका मतलब जीरो तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंपनी क्या होगी दोस्तों? या तो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, या लिमिटेड बाय गारंटी होगी, या अनलिमिटेड कंपनी होगी। अनलिमिटेड कंपनी में भी दोस्तों वो लिमिटेड बाय अनलिमिटेड कंपनी में भी वो कंपनी विद शेयर कैपिटल भी हो सकती है, या कंपनी विद गारंटी भी हो सकती है। लेकिन अगर उन्होंने 100 रुपए के शेयर भी परचेज किए हैं तो उनकी लायबिलिटी 100 रुपए तक की नहीं है, वो अनलिमिटेड तक उनकी लायबिलिटी हो सकती है उस केस में। तो यहाँ पर द आंसर क्या होगा इसका? कमेंट कर दीजिए। आंसर होगा नो। वहां पर मिनिमम लिखा है, इसका मतलब वहां पर जीरो नहीं लिखा है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ कैपिटल तो आपको रखनी होगी। मिनिमम अभी डिफाइन नहीं किया, तो आप चाहे 10 रुपए के साथ बनाएं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ कैपिटल जरूर रखनी होगी। आगे देखते हैं एनुअल कंप्लायंसेस क्या है दोस्तों एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, अदर देन इस स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी को हम छोड़ दें तो क्या कंप्लायंसेस रहेंगे? रिसिप्ट ऑफ एमबीपी 1 और रिसिप्ट ऑफ क्या है दोस्तों? DIR 8। ये दोनों फॉर्म क्या होते हैं आप समझ रहे हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जब भी हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, ठीक है, हर साल, तो जो भी हमारे एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनसे हमें डिस्क्लोजर लेना होता है। किसके रिगार्डिंग लेना होता है? एक MBP 1 में लेना होता है और एक DIR 8, दो फॉर्म्स में हमें डिस्क्लोजर लेना होता है। MBP 1 करंट के बारे में बात करता है कि करंट आप कितनी कंपनी में डायरेक्टर हैं और कितनी कंपनी में शेयर होल्डर हैं, उसकी डिटेल हमें दीजिए। या फिर कंपनी LLP में है या किसी और प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में है, पार्टनरशिप फॉर्म में है। और DIR 8 करंट के साथ साथ प्रीवियस 3 साल में आप किस में थे उसकी भी बात करता है, तो उस सब का भी हमें डिक्लेरेशन देना है। बोर्ड मीटिंग कितनी होंगी? एवरी कंपनी शैल होल्ड ए मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग एवरी ईयर। हर कंपनी को कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना जरूरी है। मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग नॉट मोर देन 120 दिन। मैक्सिमम गैप 2 बोर्ड मीटिंग्स में 120 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग एवरी क्वार्टर ऑफ, इसका मतलब कैलेंडर ईयर में हो जानी चाहिए। ये एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग इन एवरी क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर, ये दोस्तों कंपनी एक्ट का प्रोविजन नहीं है, ये है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड का।
और हर कंपनी को होल्डिंग एजीएम एवरी ईयर, हर कंपनी को अपनी एक एजीएम भी हर साल होल्ड करनी है। एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट एंड बोर्ड रिपोर्ट, हर कंपनी को टाइमली एजीएम होने के बाद में क्या करना है, अपने अकाउंट वगैरह, फाइनेंशियल अकाउंट और बोर्ड रिपोर्ट को एडॉप्ट करना है, एक एजीएम में भी एडॉप्ट करना है और एक बोर्ड मीटिंग बुला करके भी एजीएम से पहले एडॉप्ट करना है। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय फाइलिंग फॉर्म एडीटी 1। आप जानते हैं एडीटी 1 का जो फॉर्म होता है ऑडिटर को अपॉइंटमेंट के लिए होता है, और एडीटी 3 किसके लिए होता है दोस्तों, ये होता है ऑडिटर को रिजाइन करने के लिए। अगर ऑडिटर को आप रिजाइन कर रहे हैं या ऑडिटर आपका रिजाइन कर रहा है तो उस केस में क्या होता है, एडीटी 3 होता है। मेंटेनेंस ऑफ स्टेचुअरी रजिस्टर, हमें स्टेचुअरी रजिस्टर भी मेंटेन करने होते हैं। स्टेचुअरी रजिस्टर क्या होते हैं कि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो कंपनी एक्ट में कहा गया है कि इसको आप प्रिपेयर करके रखेंगे इन्हें सेपरेट फाइल या सेपरेट रजिस्टर, तो वो रजिस्टर कहलाते हैं स्टेचुअरी रजिस्टर। फॉर एग्जांपल रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर हैं, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, रजिस्टर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। एनुअल फाइलिंग हमें हर साल अपनी करनी है। एनुअल फाइलिंग में दोस्तों हमारे 2 फॉर्म आ जाते हैं, एक आता है एमजीटी 7 और एक आता है दोस्तों एओसी 4, ठीक है। और वहीं स्मॉल कंपनी के केस में एमजीटी 7 अब लॉन्च कर दिया गया है। जो दोस्तों हमें एमजीटी 7 फाइल करना होता है वो करना होता है विद इन 60 डेज फ्रॉम एजीएम, और एओसी 4 करना होता है विद इन 30 डेज फ्रॉम एजीएम। आगे देखते हैं, स्मॉल कंपनी की बात की गई है। स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन किसमें डिफाइन की गई है, 85 में। स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, यानी ऐसी कोई भी कंपनी जो पब्लिक कंपनी से अलग है। और प्राइवेट कंपनी अभी हम देख गए हैं तो पब्लिक कंपनी से अलग है और इसमें कुछ लिमिट दे रखी है कैपिटल और टर्नओवर के ऊपर। तो स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी। The paid up share capital of which does not exceed 2 करोड़, paid up capital of which does not exceed 2 करोड़, यानी जिसकी paid up capital 2 करोड़ तक है वो क्या मानी जाएगी, स्मॉल कंपनी मानी जाएगी। और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड which shall not be more than 10 करोड़ and turnover as per profit and loss account for the immediately preceding financial year does not exceed 20 करोड़, यानी कि जिसकी कैपिटल अप टू 2 करोड़ है। और सच हायर अमाउंट का मतलब है कि ये इतना हो सकता है लेकिन अभी कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है। तो पहले दोस्तों ये चेंज हुई है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहले इसकी जो लिमिट थी वो कैपिटल के केस में 50 लाख थी और टर्नओवर 2 करोड़ की थी। तो अब कैपिटल को 2 करोड़ कर दिया गया है और टर्नओवर को 20 करोड़ कर दिया गया है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लोज शैल अप्लाई टू होल्डिंग कंपनी और ए सब्सिडरी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, ए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय ए स्पेशल एक्ट। इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है कि स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी होगी कि जिसकी कैपिटल अप टू 2 करोड़ है, यानी 2 करोड़ से कम है, ठीक है, या फिर टर्नओवर उसकी अप टू 20 करोड़ है यानी 20 करोड़ से कम है। तो इसमें तो अप्रोक्स 90% कंपनी इंडिया में सारी की सारी स्मॉल कंपनी ही आ जाएंगी अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो, ठीक है। पब्लिक कंपनी है तो वो अदर देन पब्लिक कंपनी की ही बात यहाँ पर कर रहा है। पब्लिक कंपनी चाहे उसकी कैपिटल कितनी भी है तो वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये कह रहा है कि प्रोविजन में दिया गया है कि अगर कोई कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि किसी कंपनी की होल्डिंग है या कोई कंपनी ऐसी कंपनी है जो किसी कंपनी की सब्सिडरी है तो वो कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी चाहे उसकी कैपिटल या टर्नओवर कितनी भी है, ठीक है। अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 में नॉन प्रॉफिट मोटिव से तो वो कंपनी भी कितनी भी कैपिटल या टर्नओवर है स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी। अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर तो उस कंपनी को भी कितनी भी कैपिटल या टर्नओवर है स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेचर ऑफ स्मॉल कंपनी, ठीक है। अब एज पर द डेफिनेशन इट शैल बी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड hence it will limit its number of members to 200। ये कह रहा है कि
कंपनी एज पर द डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, स्मॉल कंपनी की, इसने कर दिया कि स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। अगर ये पब्लिक कंपनी नहीं है तो क्या है, ये प्राइवेट कंपनी है। इसका मतलब अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो इसके मेंबर भी ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 200। क्या डिवेंचर होल्डर, नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर पर कोई लिमिट है? द आंसर इज नो। रिलैक्सेशन फॉर स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी के ऊपर क्या क्या रिलैक्सेशन दी गई है। दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी कुछ एग्जेम्पशन मिली है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास आपके लिए बना दूंगा 10-15 मिनट की, जिससे कि जनरल लोग भी देख सकते हैं और आप अपने सिलेबस के लिए भी देख सकते हैं। तो स्मॉल कंपनी के लिए क्या रिलैक्सेशन है, साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, जो कि सेक्शन 92 सबसेक्शन 1 के प्रोविजो के अंडर आता है, साइंड बाय ए कंपनी सेक्रेटरी और वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, अगर कंपनी में सीएस अपॉइंटेड है तो सीएस ही साइन करेंगे, अगर वो नहीं है तो कंपनी के डायरेक्टर साइन करेंगे। अगर दोस्तों मर्जर हो रहा है बिटवीन 2 और मोर प्राइवेट कंपनी, तो उस केस में भी रिलैक्सेशन दे दी है। प्रोवाइड सिंपलर प्रोविजन फॉर अमेलगमेशन और मर्जर बिटवीन स्मॉल कंपनी, सेक्शन 233 सबसेक्शन 1 स्मॉल कंपनी के मर्जर के लिए सिंपलर प्रोविजन अप्लाई कराता है। एज पर सेक्शन 233 subsection 14 may use provision of section 232 for the approval of any scheme of amalgamation or merger। ये दोस्तों टेक ओवर मतलब अमेलगमेशन मर्जर वाले पोर्शन का पार्ट है, तो आप सिक्योरिटी लॉ में इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी मैं यहाँ पर ट्रायल लूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। एनुअल कंप्लायंसेस देखते हैं दोस्तों स्मॉल कंपनी का। स्मॉल कंपनी में भी ज्यादातर एनुअल कंप्लायंसेस सेम ही है। रिसिप्ट ऑफ क्या है, MBP1 यानी डिस्क्लोजर लेना है। बोर्ड मीटिंग यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है, मिनिमम 2 बोर्ड मीटिंग करनी है एवरी ईयर, यानी कि एक साल में 2 मीटिंग कम से कम करनी है। और मिनिमम गैप बिटवीन बोथ द मीटिंग नॉट लेस देन 90 डेज, यानी कम से कम 90 डेज के गैप में ही आप 2 मीटिंग करेंगे, यानी कि एक मीटिंग आपने आज कर ली और एक कल कर ली और पूरे साल के लिए आप फ्री हो गए, ऐसा नहीं है। कम से कम दोनों मीटिंग के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 90 डेज का। उसके बाद यह करेंगे तभी वैलिड होगी। AGM कॉल करना जरूरी है। एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट भी करना जरूरी है। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट ADT 3 में दोस्तों हम कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ स्टेचुअरी रजिस्टर, एनुअल फाइलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब बात आती है स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनी क्या है? स्टार्टअप कंपनी का दोस्तों पहले कॉन्सेप्ट कंपनी एक्ट के अंडर नहीं था, तो ये कह रहा है MCA की एक नोटिफिकेशन आई थी 13 जून 2017 को, जिसमें बताया गया था कि स्टार्टअप कंपनी मीन्स ए प्राइवेट कंपनी, मीन्स ए प्राइवेट कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013 एंड रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टार्टअप in accordance with the notification of Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Corporate and Industry। ठीक है, स्टार्टअप कंपनी मीन्स ए प्राइवेट कंपनी जो रजिस्टर्ड है 56 वाले या 13 वाले एक्ट में, और जिसको रिकॉग्नाइज एज ए स्टार्टअप किया गया है किसके द्वारा, DIPP के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्री के द्वारा। अब आती है दोस्तों NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हमारी। तो ये भी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये नॉन बैंकिंग, यानी पता लग रहा है बैंक से कि ये बैंक तो नहीं है, लेकिन हाँ फाइनेंशियल फाइनेंशियल वर्ड आ रहा है, तो ये फाइनेंस का काम यानी बैंक से मिलता जुलता काम जरूर करती होंगी। जी हाँ करती हैं, जैसे कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना, लोन प्रोवाइड करना, इस तरीके का कुछ काम करती हैं। लेकिन बैंक की तरह ही अपने कस्टमर बना करके उनका डिपॉजिट लेकर के इस तरीके का काम नहीं करती हैं। तो इनके पास पैसा कहाँ से आता है? तो दोस्तों कुछ तो ये लोन लेती हैं और कुछ जो इनके प्रोमोटर्स होते हैं उनका पैसा इसमें लगता है, या फिर वो अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके इनके लिए फंडिंग रेज करते हैं। तो कह रहा है NBFC इज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और 2013, engaged in the business of loans and advances, acquisition of shares, stock, bond, debenture, securities issued by government or local authority or other marketable securities of a like nature, leasing, hire purchase, insurance business और चिट फंड। अगर ये NBFC जो कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, engaged
हमें इंगेज का भी यहाँ पर दोस्तों मेन ख्याल रखना है कि अगर हमारी कंपनी इंगेज नहीं है तो फिर हमें कोई मतलब नहीं होता है कि वो इंगेज इन द बिजनेस ऑफ कौन कौन से बिजनेस में, लोन वगैरह किसी को देने के लिए, एडवांस देने के लिए, और किसी कंपनी के शेयर वगैरह, स्टॉक वगैरह, डिवेंचर वगैरह में इन्वेस्ट यानी कि उनको खरीदने बेचने के लिए होती है, एक्वायर करने के लिए होती है, ठीक है। या फिर कोई लीजिंग बिजनेस के लिए, हायर परचेज बिजनेस के लिए, इंश्योरेंस बिजनेस के लिए, या चिट फंड वाले बिजनेस के लिए होती है, ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं। उसके बाद आती है दोस्तों डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी कोई ऐसी कंपनी है जो अब एक्टिव नहीं है, यानी कि उसको इनएक्टिव का दर्जा मिल चुका है। क्या दर्जा अपने आप मिल जाएगा? द आंसर इज नो। तो किससे मिलेगा भाई? हमें एक फॉर्म फाइल करना होगा और ये गवर्न होता है दोस्तों सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या है? डोरमेंट कंपनी इंक्लूड्स ए कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। मतलब ये कह रहा है कि डोरमेंट कंपनी भी एक कंपनी है जो बनाई गई है और रजिस्टर्ड की गई है कंपनी एक्ट के अंडर ही। फॉर का मतलब है फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन असेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसी कंपनी जो मैंने बना दी कि मैं 2 साल बाद कोई बिजनेस करूंगा तो मुझे उस समय एक कंपनी की जरूरत होगी, लेकिन मैं उस समय ही नहीं बनाना चाहता, मैं अभी बनाना चाहता हूं। फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट टू होल्ड एन असेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नॉट बीन कैरिंग ऑन, यानी कि उस नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, अभी करंट में कोई बिजनेस या ऑपरेशन नहीं कर रही है, और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ना ही वो अपनी रेगुलर कोई ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग मेंटेन करके चल रही है ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, और नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। तो क्या ये अपने आप से डोरमेंट कंपनी में चली जाएगी अगर लास्ट 2 साल की कोई अकाउंटिंग नहीं की है, कोई बिजनेस नहीं किया है, और ना ही कोई एनुअल फाइलिंग की है, ना ही कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है? क्या ऑटोमेटिकली ये चली जाएगी डोरमेंट कंपनी के केस में? द आंसर इज नो। क्या हमें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? द आंसर इज यस। किस फॉर्म में देनी पड़ेगी दोस्तों? तो हमें देनी पड़ेगी MSc 1 के अंदर। MSc 1 कहता है एप्लीकेशन फॉर डोरमेंट स्टेटस, जो मैंने नीचे लिख रखे हैं। 5 फॉर्म यहाँ पर होते हैं आपके, ठीक है। तो 5 फॉर्म यहाँ पर होते हैं, जो कि हमारा MSc 1 क्या है? एप्लीकेशन फॉर डोरमेंट स्टेटस। तो अगर हम अपने डोरमेंट स्टेटस की बात करें तो हमें MSc 1 फाइल करना होगा अगर हम डोरमेंट स्टेटस चाहते हैं तो, ठीक है। डोरमेंट चाहते हैं तो हमें कौन सा फाइल करना होगा? MSc 1 फाइल करना होगा। MSc 2 क्या है? सर्टिफिकेट अलाउइंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। ये जब आपने MSc 1 में एप्लीकेशन दी डोरमेंट कंपनी की, सर हम कोई काम वगैरह नहीं कर रहे हैं, लास्ट 2 साल में कोई काम नहीं किया और नहीं हमने लास्ट 2 साल की एनुअल फाइलिंग वगैरह की है, तो आप हमारा स्टेटस जो है डोरमेंट कर दो, इनका इनएक्टिव कर दो, तो रजिस्टर कर देता है। रजिस्टर किस फॉर्म में देकर के करता है? MSc 2 में, ठीक है। अब क्या दोस्तों जितने हमारी कंपनी डोरमेंट रहेगी, क्या हमें कोई एनुअल फाइलिंग वगैरह करनी है? द आंसर इज, क्या आप सोच रहे हो? कमेंट कर दो भाई। द आंसर इज नो। द आंसर इज यस, हाँ करनी है। किस फॉर्म में करनी है? MSc 3 में करनी है। रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी के नाम से ये फॉर्म है, ठीक है। रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी के नाम से ये क्या है? फॉर्म है, रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी। उसके बाद आता है MSc 4, एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग एक्टिव स्टेटस। अगर हमें अब लगा है कि अब मेरा प्रोजेक्ट या काम स्टार्ट होने वाला है, तो हम MSc 4 फाइल करके एक्टिव अपनी जो कंपनी है उसको करा लेंगे, ठीक है। और दोस्तों MSc 4 में रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई होता है आपकी बात से, तो आपकी कंपनी का स्टेटस जो अलाउ कर देता है कि अब आपकी कंपनी एक्टिव है। क्या हम कितने भी साल के लिए अपनी कंपनी को डोरमेंट स्टेटस में रख सकते हैं? क्या कोई लिमिट है? आंसर इज यस, लिमिट है। कितने साल की लिमिट है? अगर हमारी कंपनी डोरमेंट कंपनी रहेगी, 5 साल तक पड़ी रहेगी कॉन्जिक्यूटिव ईयर में, तो हमारी कंपनी स्ट्राइक आउट में चली जाएगी। यानी हमें 5 साल से पहले ही अपनी कंपनी को एक्टिव कराना है अगर हम कुछ उस पर बिजनेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा था दोस्तों, क्या जब तक हमारी कंपनी डोरमेंट कंपनी रहेगी, क्या हमें डायरेक्टर KYC या DPT 3 अगर लोन वगैरह है तो फाइल करना है?
तो दोस्तों लोन तो आप ले नहीं सकते क्योंकि आपकी वर्किंग नो है। अगर आपके पास लोन कोई है भी तो आपको डीपीटी 3 वगैरह भी नहीं फाइल करना है, एमएससी 3 में ही दिखाना है। केवाईसी यहाँ जरूर करनी है क्योंकि डायरेक्टर केवाईसी सिर्फ एक कंपनी से लिंक नहीं होते हैं, वो डिन बेस होते हैं। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं भी हैं फिर भी आपके पास डिन है तो आपको डायरेक्टर केवाईसी अभी भी करना होगा। जैसे मैं एक कंपनी में डायरेक्टर था, 19 में मैंने डिन लिया था और अब मैंने रिजाइन कर दिया है, लेकिन मैं अभी भी अपने डिन की केवाईसी करता हूं। दोस्तों जब तक आपके पास एक डिन है तो आप उसे सरेंडर नहीं करते, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ ऑप्शन देना चाहिए मिनिस्ट्री को कि जो लोग नहीं चाहते या जिनका डिन 1 या 2 साल या 5 साल तक अनयूज पड़ा रहता है तो वो कम से कम अपने डिन को क्या कर सके, सरेंडर कर सके, ताकि उन्हें केवाईसी वगैरह करने का झंझट ना रहे। आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी मीन्स ए कंपनी हुज प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, एक्वायर करना शेयर, डिवेंचर या अदर सिक्योरिटी, एंड कंपनी विल बी डीम्ड टू बी प्रिंसिपली इंगेज्ड इन सच बिजनेस। ये कह रहा है कि जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, एक्विजिशन ऑफ शेयर है, डिवेंचर है या अदर सिक्योरिटीज है। ये तो एनबीएफसी भी कर रही थी। क्या एनबीएफसी ट्रेडिंग कर रही थी या इन्वेस्ट कर रही थी? एनबीएफसी ट्रेडिंग कर रही थी, लेकिन ये लंबे टाइम के लिए रखते हैं तो इसको क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब बात आती है कि प्रिंसिपल बिजनेस कब माना जाएगा। अगर मेरी कंपनी है, मैंने 2000 रुपए के शेयर खरीद लिए तो क्या ये प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ एक्वायरिंग शेयर माना जाएगा? तो इसके लिए भी कुछ यहाँ पर प्रोविजन दिया गया है। इफ इट्स असेट्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इसके असेट्स इन्वेस्टमेंट फॉर्म में कितनी है, 50% या उससे ज्यादा है ऑफ द टोटल असेट्स, तो मान लिया जाएगा कि प्रिंसिपल बिजनेस किसका है, इन्वेस्टमेंट का ही है। अगर इसकी इनकम जो है, इट्स इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बिजनेस 50% या उससे ज्यादा है तो मान लिया जाएगा क्या है, प्रिंसिपल बिजनेस है क्या करने का, एक्वायर ऑफ शेयर्स या डिवेंचर एक्वायर करने का। आगे देखते हैं गाइज। तो क्लास कैसी लग रही है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताते रहें। तो ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों एसोसिएट कंपनी और ज्वाइंट वेंचर कंपनी, जो डिफाइन होती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ विच हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स ए ज्वाइंट वेंचर। तो दोस्तों ये कह रहा है कि एसोसिएट कंपनी कौन सी कंपनी होगी, ए कंपनी रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज ए सिग्निफिकेंट कंपनी। फॉर एग्जांपल अगर हम कंपनी एबीसी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ये यहाँ से अगर देखें एसोसिएट कंपनी रिलेशन टू अदर कंपनी, अनदर कंपनी कौन सी है, एक्स वाई जेड हमारी अनदर कंपनी है। तो सेकेंड लाइन पढ़ते हैं, मीन्स ए कंपनी इन विच में कौन आएगी, एबीसी, इन विच दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो बट विच इज नॉट सब्सिडरी, लेकिन सब्सिडरी नहीं होना चाहिए, यानी 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सब्सिडरी कहलाने लगेगी। 50% से कम है तो क्या कहलाएगी, एसोसिएट कहलाएगी। और ज्वाइंट वेंचर भी एसोसिएट की कैटेगरी में ही आ जाता है। तो एसोसिएट कब मानी जाएगी, कितना इन्फ्लुएंस होना चाहिए, मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। तो ज्वाइंट वेंचर भी एसोसिएट कंपनी में ही माना जाएगा। ज्वाइंट वेंचर क्या है, ज्वाइंट अरेंजमेंट वेयर बाय द पार्टीज दैट हैव ज्वाइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैव राइट्स टू द नेट एसेट्स ऑफ अरेंजमेंट। अब आती है दोस्तों बात होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की। तो होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी means a company of which such companies are subsidiary company and the expression company includes any body corporate। ये कह रहा है कि होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मीन्स ए कंपनी, ये कह रहा है कि होल्डिंग कंपनी मान लो हमारी क्या है, एबीसी है, और अदर कंपनी क्या है, एक्स वाई जेड है या फिर एमएनओ है।
इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी, ये होगी, ये कौन सी होगी, दोनों अदर कंपनी होगी, ठीक है, अदर कंपनी मान लो हमने ये कर दिया। मीन्स ए कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी, यानी अदर कंपनी को यहाँ क्या कहेगा, सच कंपनी, यानी कि ये सब्सिडरी हैं तभी ये होल्डिंग मानी जाएगी, ठीक है। एंड द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि यहाँ पर कंपनी की डेफिनेशन में बॉडी कॉर्पोरेट भी आ जाएगी। बॉडी कॉर्पोरेट कौन लोग होती है, कंपनी जो बाहर भी रजिस्टर्ड है। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 में आती है सब्सिडरी कंपनी। इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी दैट इज टू से होल्डिंग कंपनी, यानी कि ये कह रहा है कि इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी की कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी ने यानी कि होल्डिंग कंपनी ने कंट्रोल किया हुआ है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग राइट को कंट्रोल किया हुआ है। तो जिसने किया हुआ है वो कंपनी, हम किसके प्रोस्पेक्टस में बात करें, जिसका कंट्रोल किया हुआ है वो क्या हो जाएगी, सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, होल्डिंग कंपनी की। क्या उसको कुछ होल्डिंग कंपनी को पैसा देना नहीं रे बाबा, उसको सिर्फ डिक्लेरेशन देनी है, और जब भी ये अपनी एनुअल फाइलिंग करेगी तो इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अपनी प्रिपेयर करनी होगी। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज। ए कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ कंट्रोल रेफर्ड टू इन क्लोज 1 और 2 इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। कहने का मतलब क्या है कि जो भी कंट्रोल या तो कंट्रोल ऑफ मतलब वोटिंग पावर वाला हो मोर देन 50% या फिर कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर की कंट्रोल वाला हो। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर एबीसी जैसे होल्डिंग थी और बीसीडी, एबीसी की होल्डिंग है और एक्स वाई जेड, और क्या है, एक्स वाई जेड किसकी थी गाइज, स्लाइड हमारी कट गई है, एक सेकेंड रुकेंगे। ठीक है, और एक्स वाई जेड जो दोस्तों हमारी कंपनी थी, ये किसकी थी, एक्स वाई जेड जो कंपनी है वो सबसी है बीसीडी की। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड एबीसी की भी सब्सिडरी मानी जाएगी, क्योंकि एक्स वाई जेड किसकी सब्सिडरी है, बीसीडी की, और बीसीडी किसकी सब्सिडरी है, एबीसी। तो हम कह सकते हैं कि एबीसी की सब्सिडरी एक्स वाई जेड भी मानी जाएगी। इसी बात को ये कह रहा है। लेयर इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी मीन्स इट्स सब्सिडरीज और सब्सिडरीज। तो 2 लेयर तक इंडिया में अलाउ होती है, जैसे कि एबीसी, बीसीडी और एक्स वाई जेड वाले केस में था। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग ए कंपनी। ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन कौन के दायरे में एक आउटसाइड इंडिया में बनी हुई कंपनी भी आ जाएगी, बट उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो कि कंपनीज एक्ट के अंडर नहीं बनी हुई है। तो दोस्तों इसमें हमने बात कर ली है जो हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए थे, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप, एनबीएफसी, डोरमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, एसोसिएट कंपनी और होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे कि आप अपनी कंपनी को किस तरीके से रजिस्टर करा सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों हाँ, याद रखिए कि एफएम की क्लासेस आप देखना चाहते हैं तो कमेंट मुझे जरूर कीजिए, और वो क्लासेस बहुत ही अच्छे परफेक्शन तरीके से